अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम डिस्कस करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि उसने बहुत सारी मैट्रिसेस दी हैं और कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है और नल मैट्रिक्स है। तो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। तो डेफिनेशन ही बेसिकली हमें बताएंगी कि कौन सी मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी अप्लाई की हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले नल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन की थी कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने रेक्टेंगल मैट्रिक्स की भी बात की थी और इसमें उसने रेक्टेंगल नहीं पूछा लेकिन रो मैट्रिक्स का पूछा है। तो रो मैट्रिक्स की भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि अ मैट्रिक्स इन विच वन रो विच हैव ओनली वन रो, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और इसी तरह हमने ये भी डेफिनेशन एक पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट उसने पूछा है यूनिट मैट्रिक्स के हवाले से भी। यूनिट मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स पे भी पता होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि आप डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो इस टाइम क्या है, वन है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह दोबारा वही प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स ए में हमने पढ़ी थी कि ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कह देंगे। और इसमें अगर आप देखो तो जस्ट वन कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि आपको डेफिनेशंस की समझ होनी चाहिए कि आप डेफिनेशन जब आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ये आपके पहले 3 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो सेम यही हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मुझे बताओ कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है, नल मैट्रिक्स है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी पाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो उसको हम m नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल अगर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इस पॉइंट पे आए ज़रा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो वो रेक्टेंगल होती है। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, लेकिन साथ ही अगर आप देखो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और अगर थोड़ा सा आगे निकलो आप तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है। तो पता ये चला कि एक मैट्रिक्स के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी पाई जा सकती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो है ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स और दूसरी इसमें प्रॉपर्टी ये नल मैट्रिक्स भी है जिसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं।
तो एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कोई मैट्रिक्स है उसमें या तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या वो रेक्टेंगल होगी, दोनों में से एक प्रॉपर्टी तो लाजमी उसमें जो है ना पाई जाएगी। रीज़न क्या है कि या तो नंबर ऑफ़ रो इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम के, या फिर डिफरेंट हो जाएंगे, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई मैट्रिक्स देंगे या वो स्क्वायर लाजमी होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर लाजमी होगी। ठीक है, तो ये चंद मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिए आपकी एक्सरसाइज से। तो ये इसका बेसिक जो सारा कंसेप्ट है वो ये है कि आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन की थी, तो और उसमें नेक्स्ट हमने किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल इंटीजर सेम, जैसे कि अभी हमने इधर भी किया। तो क्या आएगा ये एक्सेप्ट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो 1 और 0 और 1 के अलावा अगर डायगोनल इंटीजर सेम हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो बेटा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इस पे भी आ जाओ तो ये हमारे पास स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे कि ये वाली जो एंट्रीज हैं ये अनसॉल्व दी हुई हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि 5 - 3 सिंपल 2 आ जाएगा, ये 0 ये 0, 1 + 1 2। तो आप ये देखो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो सेम जब होती है आपको पता है बेटा कि वो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आती है, तो ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो बेसिक कंसेप्ट इन डेफिनेशंस का या इन क्वेश्चंस का ये है कि आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं और उन पर पूरी कमांड है देन आप ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक छोटी सी आपको बताया था इस हवाले से कि एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ही बेटा क्वेश्चन आप बना लें फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, तो सेम मेथड होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सेम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व एक ही तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी है आपके पास 1 0 -1। अब इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे? बोथ साइड नेगेटिव अप्लाई करें बेटा, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है जो इक्वेशन के एक साइड पे काम करना है दूसरी साइड पे वही करना है। तो मैं माइनस साइड से बोथ साइड लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि इस माइनस को अंदर अप्लाई कर देना है, जिससे होगा क्या, ये जो अंदर वाली एंट्रीज़ हैं इनके साइन बदल जाएंगे। अब ये प्लस का है तो ये अंदर माइनस आएगा तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ज़ीरो के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ले बेटा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपने नेगेटिव ऑफ ए दिया था, नेगेटिव ऑफ ए निकाल दिया आपने। इसके बाद आपको और देख लें कोई क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 1 -5 2 and 3 ये हमारे पास दी है। अब इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे? वही मेथड दोबारा अप्लाई, बोथ साइड नेगेटिव लगाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर जाएगा और अंदर वाली वैल्यूज़ की एंट्री चेंज हो जाएगी। +1 है -1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -2 एंड -3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव इस मेथड से निकाल सकते हो आप।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें उसने पूछा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स दी जाए तो उसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसका हम पार्ट नंबर लेते हैं, सी पार्ट लेते हैं इसका। तो इसमें बेटा ये भी आप देखें कि जब हमने डेफिनेशन की थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो हमने क्या कहा था कि अगर मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया, दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं। तो उसका अब क्वेश्चन है, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड आप लो, ये लें, ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अगले स्टेप में ये ट्रांसपोज आपने अप्लाई करना है। तो जो कॉलम है उसको मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 2 3। अब ये कॉलम था बेसिक जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह सेकंड कॉलम है उसको भी मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज निकल आया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जा सकता है, अगर कॉलम्स को रो में बदल दिया जाए या रोज़ को कॉलम में बदल दिया जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी देख लेते हैं इसका, 5 1 -6, ये इसकी 3 एंट्रीज दी हुई हैं। तो इसका अब ट्रांसपोज हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले बोथ साइड हम ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 5 1 -6। ले बेटा, ये आपका बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू है 1 2 0 1, देन मुझे इसका फाइंड करके दो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो दोबारा ए के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखो आप जो उसने गिवन दिया 1 2 0 1, ये हमारे पास ट्रांसपोज, और फिर नेक्स्ट फिर दो ट्रांसपोज आएंगे इसके ऊपर। अब पहला ट्रांसपोज अप्लाई हम करते हैं। अभी हमने इधर भी सीखा है कि ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, रोज़ को कॉलम में। तो क्या आएगा हमारे पास 1 2, और ये क्या आ जाएगा 0 1। अब पहला ट्रांसपोज ये वाला अप्लाई हो गया है, तो अब ये अगेन हम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर ट्रांसपोज लो आप, तो 1 2 0 1। तो आप देखो बेटा, ये दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो बेटा ये जो प्रूव हमने किया है अभी, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपने याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लिया जाए और अगेन फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो हमारे पास वही ट्रांसपोज दोबारा आ सकता है। इसी तरह उसने बी पार्ट भी दिया हुआ है कि बी 1 1 2 0, और इस दफ़ा हमने प्रूव इसका सेकंड पार्ट ये करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के इक्वल है। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसने मैट्रिक्स चेंज की है, मेथड वही यूज़ होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो बी ट्रांसपोज बी सिंपल आप लिखो 2 0। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज अप्लाई कर दोगे आप, फिर ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन बी आ जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे, सो बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू
बी। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। इसके बाद बेटा हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, उसमें उसने पूछा हुआ कि मुझे बताओ कि कौन सी मैट्रिसेस हैं वो इजीली ऐड हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 का। उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो उसने बहुत सारी जो दी हैं मैट्रिसेस दी हुई हैं, और उनमें वो कहता है कि मुझे बताओ कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। तो बेटा हर मैट्रिक्स हर दूसरी किसी मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकती। उसके लिए एक छोटा सा रूल ये है कि वो जो मैट्रिसेस आप दो ऐड करना चाह रहे हो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लें कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो बस इसमें इतनी सी बात है, ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल ए है, उसका 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो वो क्या बन जाएगा 2/2 बनेगा। इसी तरह बी है, वो 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, तो 2/1 उसका ऑर्डर आ जाएगा। सी है, उसका 3/2 है। इस तरह बाकियों के भी ऑर्डर्स हैं। तो हमने देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस में ऐड की जा सकती है। तो मैंने अभी बताया कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप ज़रा देखो 2/2 की फर्स्ट ए वाला जो है उसकी 2/2 है उसका ऑर्डर। ठीक है, तो किसी कौन सी और इसके अलावा मैट्रिक्स है जिसका 2/2 है। तो ई मैट्रिक्स जो है बेटा वो उसमें 2/2 ऑर्डर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए को प्लस किया जा सकता है ई में। यहाँ पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं कि ए प्लस ई किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/1 है। तो और देखो बेटा 2/1 वाला कोई है मैट्रिक्स, तो डी वाला जो है हमारे पास उसका भी ऑर्डर, मतलब बी को हम डी में प्लस कर सकते हैं। इसी तरह सी वाला जो है उसका ऑर्डर 3/2 है। तो 3/2 में एफ देखें, एफ़ का भी ऑर्डर 3/2 है। वो एंट्री सॉल्व करनी पड़ेंगी, जैसे 1 + 1 2 है, 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो ये सिंपल सिंगल एंट्री आप वहाँ पे लिखोगे जब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो डी है वो किस में ऐड हो सकता है, क्योंकि डी का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2/1, और हमारे पास बी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें वो ऐड किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ यही बताना था हमने कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं और कौन सी मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो सिंपल जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वही हमेशा आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, एक ही बात है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप यही रूल याद रख सकते हो कि उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी लास्ट एक्सरसाइज में मैंने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाला, और साथ ही मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया था, उधर लिख लें कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यही है बेटा कि वो कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी जाएगी और उसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। जैसे पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज ये दी गई हैं, तो हम सेम वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाम बदला है उसने कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने वही मेथड दोबारा अगेन अप्लाई करना है, -a, फिर यहाँ पे माइनस लिखोगे 2 4 -2 1, और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर अप्लाई होगा। तो -a इज़ इक्वल टू -2 + 2 -4 एंड -1। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ऑफ a निकल आएगा। इसी तरह बेटा बाकी भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, f देख लो आप कि f हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है और उसकी एंट्रीज ये एंट्रीज हैं जी। उसकी मेथड वही है, वैल्यूज़ जो मर्जी आपको देते जाएं, आपने सिर्फ मेथड पे फोकस करना है कि मेथड हमें आना चाहिए। ठीक है,
तो माइनस एफ इसका किसके इक्वल आएगा, -√3 -1 +1 माइनस इंटू √2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का ये सोल्यूशन है कि बोथ साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर जाके उनके जो सिर्फ एंट्रीज के साइन जो हैं वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे आपने नेगेटिव ऑफ ए का पूछा था तो आपने उधर एडिटिव इन्वर्स लिख दिया था, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे साइड पे लिख लो कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे कि वो भी पूछी जा सकती है इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, उसने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसी तरह बी मैट्रिक्स दी है 1 -1, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। जी बेटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हैं। और नेक्स्ट उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि मुझे फाइंड करके दो a + 1 1 1 1 और नेक्स्ट इस तरह, ये मैंने पहला पार्ट लिखा है और 5 पार्ट में इधर लिख लेता हूँ। उसने 2a फाइंड करने को बोला है, 6 पार्ट लिख लेते हैं कि उसने -1 × b फाइंड करने को बोला है और 8 पार्ट लिख देते हैं कि उसने 3d फाइंड करने को बोला है। ठीक है, ये चंद मैं क्वेश्चंस आपको कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन भी सेम उसी कंसेप्ट के साथ होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी एफ उसने दिया हुआ है। अब वो कहता है कि मुझे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करके दो कि ए प्लस दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। तो इसी में हम ऐड करने का भी मेथड सीख लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज़ निकालें आप जो गिवन है, प्लस अब दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रही हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आपस में ऐड होंगी, ये वाली। तो आप जी देखें ज़रा क्या आएगा, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 और 1 + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0 2 + 1 3 3 और 2। ले बेटा, इसको हमने सॉल्व करके ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका यहीं पे आंसर था। इसी तरह पार्ट नंबर 5 पे हम जाते हैं तो क्या कहता है 2 × a, तो a की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इस 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -1 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 1 और ये आगे आएगा हमारे पास -2 4 4 और 2। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये 2 ऑफ a का भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं -b की तरफ। तो सिंपली -1 × क्या आएगा, b की वैल्यू जो हमें गिवन है 1 -1 है, तो वही काम करेंगे जैसे 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे -1 भी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 × 1 -1 × -1, तो प्लस माइनस -1 × 1 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये +1, इसका आंसर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 हम देखते हैं। तो 3 और d की वैल्यू हमारे पास है तो
तो इसमें भी वही करेंगे, 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नेक्स्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 9 -3 और 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी बन गई है और हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। इसी तरह बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसने कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, के जो मैट्रिक्स के हवाले से हमने अभी तक के ऑपरेशंस पढ़े हैं एडिशन के जैसे सब्ट्रैक्शन के, वो अप्लाई करें और उनको सिंप्लीफाई कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हम 1 देखते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट दी हुई है और ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स दी हैं। जी, अब आपको मैथमेटिक्स का रूल पहला पता है कि हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हमने फोकस करना होता है। तो ब्रैकेट्स वाली जो पहले जो मैट्रिक्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ 1 प्लस जो इधर से पहली एंट्री है इधर से पहली एंट्री, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये वैसी की वैसी उतर आएगी। इसके बाद 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 है 1 और ये 7 वैसे 1 1 0 1 0। तो बेटा हमने पहली दो मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह इन दो मैट्रिक्स को भी हम सॉल्व करेंगे तो वही तरीकाकार होगा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 और उसके बाद सिंप्लीफाई हम करते हैं तो क्या आएगा 2 4 3 1। तो इस क्वेश्चन का बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करके उन दो मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर ये वाली और ये वाली मैट्रिक्स पे भी वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की एडिशन वाली फॉर मैट्रिक्स के लिए, तो उसमें भी हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस के जो क्वेश्चंस हैं सेम आप इसको कर लोगे, या इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 जो है वो भी देख लें कि पार्ट नंबर 3 कैसे करना है। इसकी एंट्री है 1 0 2 -2 2 2। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये बेटा ये लास्ट वाली 2 के ऊपर दी हुई है, लास्ट वाली 2 मैट्रिक्स के ऊपर इसने जो है वो दी है कि इसको पहले सॉल्व करो। तो लास्ट वाली 2 मैट्रिक्स के अंदर आप देखो कि माइनस का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये पहली मैट्रिक्स वैसे आ जाएगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 -2, पहली एंट्री के सामने पहली एंट्री, दूसरी के सामने दूसरी 0 -2, नेक्स्ट है 2 -2। तो ये 2 3 1 वैसे आएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं -1 -2 एंड 0। और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 प्लस -1 3 प्लस -2 1 प्लस 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें प्लस माइनस एक स्टेप बढ़ा लें ताकि आपको गलती की कमी पेशी ना रहे। प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस माइनस
और ये 1 + 0 1 ही आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 - 1 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें बेटा, उसमें 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं A B C, सिर्फ उनकी एंट्रीज उसने बढ़ा दी हैं। पहले हमें 2/2 में आ रही हैं, या 1/2 में दे रहा है, या 3/1 में दे रहा है। तो इसमें उसने A B C जो हैं वो तीनों जो हैं वो 3/3 के अंदर दी हुई हैं। तो A + C, नॉर्मली आप A लिखोगे + C लिखोगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। प्लस वैसे ही होंगी ये। इसी तरह C + A, अगले स्टेप में C पहले आ जाएगा, A बाद में चला जाएगा। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है अगर हमारे पास A मैट्रिक्स हो और साथ ही B मैट्रिक्स हो, देन कहता है कि मुझे पहले फाइंड करके दो 3A - 2B, और फिर सेकंड में उसने कहा है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। जी, तो सबसे पहले हमारा पार्ट 3A - 2B, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 वैसे लिखोगे आप, और A जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे A मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 - 2 and 3 4 -2, और B की जगह पे B मैट्रिक्स आ जाएगी 0 7 - 3 8। अब हमने पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अभी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कि ये 3 अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 भी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 × 1 3 × 3 3 × -2 3 × 4, ये माइनस वैसे आ जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 -3 × 2 8 × 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं, 3 × 3 9 -6 12, 0 -6 14 16, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनको माइनस कर देते हैं। तो माइनस भी कैसे होगा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं हमारे पास वो सॉल्व करेंगी। तो क्या आएगा, 3 - 0 -6 -14 9 - -6 और 12 - 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 0 3 आ जाएगा, -14 -6 ये -20 बनेगा, 9 + 6 15, 12 - 16 -4। तो बेटा ये हमारे पास 3A - 2B का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। उसमें वो कहता है कि 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज मुझे फाइंड करके दो। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो हमारे पास A की वैल्यू या B की वैल्यू गिवन है वो हम लिखेंगे। तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 3 4 -3, और B की जगह क्या आएगा हमारे पास 0 7 -3 and 8। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बेटा ज़रा तवज्जो करो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 कंडीशंस हैं, एक ऐसे है कि 2A ट्रांसपोज लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ट्रांसपोज लेना है देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं लिखूँ 2A का ट्रांसपोज फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ। अब क्या करना है, अब पहले 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है पहले A के साथ, देन जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज लेंगे।
तो ब्रैकेट के साथ ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा और विदाउट ब्रैकेट ऑपरेशन, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड अगर आपने गलत किया तो डेफिनेटली उसके मार्क्स जो हैं वो कटेंगे और शायद 0.5 भी ना आए। इसलिए बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने मेथड पे फोकस रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है कि विदाउट ब्रैकेट अगर आ जाए तो पहले ट्रांसपोज ले के फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट आ गई है तो पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ए को, ए मैट्रिक्स को, देन जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो रोज़ को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे और यहाँ पे भी आप रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई आप करोगे, नेक्स्ट सिंप्लीफाई इसको करते हैं, ये बनेगा 2 -4 6 8 -0 21 -9 24। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 -0 6 -9 -4 -21 8 -24। इसके बाद 2 -0 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 + 9 15 एंड -25, और इसको सॉल्व करोगे तो आप -16। तो ये हमारे पास 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें कहा है कि अगर हमारे पास वैल्यू है 2 ऑफ 2 4 जी बेटा, तो और इसमें हमें वो ये उसने हमें स्टेटमेंट दी और साथ उसने कहा कि मुझे फाइंड करके दो वैल्यू ए की और बी की, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू उसने फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले हम इनको, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 -3 × 2 2 × a प्लस 3 × 1 b × 3 3 × 8 3 × -4, और राइट साइड पे ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, -6 8 और 2 × a 2a आ जाएगा, और यहाँ पे 3 24 3b -12। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो हम प्लस कर देते हैं। तो आएगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a + -12। जी, अब इसको जी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 7 18 8 + 3b 2a -12 7 18 10 and 1। ठीक है, तो बेटा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं।
तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो इनका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पे 7 है फर्स्ट एंट्री पे, फिर उसमें भी 7 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये वाली एंट्री जो है 8a + 3b इक्वल होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में है 10, ये 10 के इक्वल होगा। इसी तरह ये वाली जो एंट्री है 2a - 12 ये 1 के इक्वल होगा जी। तो बेटा अब हम दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे। तो 3b 10 - 8, तो 8 प्लस का था इधर जाके नेगेटिव हो गया, तो 10 - 8 2, तो b की वैल्यू आ गएगी 2/3, 3 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। सेम यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, -12 है उधर जाके क्या होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 + 12 हो जाएगा, तो 2 = 13, a = 13/2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, उसमें उसने क्वेश्चन किया था कि a एंड b की वैल्यू फाइंड करके दो। तो हमने कैसे किया कि इन दोनों मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई किया, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद दोनों में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था ऐड का, हमने ऐड किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उनको सिंप्लीफाई किया, फिर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद वहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके a की भी वैल्यू निकल आई और हमारे पास b की भी वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा उसने हमें कहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स दी जाए, ए मैट्रिक्स दी है और उसकी एंट्रीज हैं 1 2 0 1, और इसी तरह बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं हमारे पास 1 1 2 0, और पहला उसका पार्ट है उसमें वो कहता है कि मुझे प्रूव करके दो, वेरीफाई करो a + b का ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या उसने पूछा है कि a + b का ट्रांसपोज हम जो है फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम करेंगे, सबसे पहले a की जगह पे a मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस b मैट्रिक्स आ जाएगा, और सारे के ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। a की जगह पे a प्लस b की जगह पे b मैट्रिक्स आ गई। अब इनको प्लस करते हैं, ऐड हमने करना सीखा हुआ है, तो 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0 ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा 2 2 3 एंड 1, ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में चूंकि हमने इसको अब ऐड कर दिया है, अब इसको ट्रांसपोज हम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 3 1, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड हम लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस, तो a मैट्रिक्स लिखो आप, प्लस b मैट्रिक्स, और इनके ऊपर ट्रांसपोज। अब देखो, नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि पहले ऐड कर लेते हैं देन ट्रांसपोज लेते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले ट्रांसपोज अप्लाई करके एक सिंपल मैट्रिक्स हम बनाएंगे, उसके बाद हम एडिशन का जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें, तो क्या आएगा 1 0 2 1, और इसका आ जाएगा 1 2 1 0। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप ऐड कर दोगे, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 1।
2 2 3 1 प्लस 0, सॉरी यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 प्लस 0 आएगा यहाँ पे। तो वो इक्वल नहीं आ रहा था ना, तो मैंने उसको इक्वल करने की मैं देख रहा था मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा पेपर में जब आते हैं तो आपको सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, देन आपको पता चल जाता है कि ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी है, उसमें नेगेटिव माइनस करना है वैल्यूज़ को, सिर्फ यहाँ पे साइन जो है माइनस का आ जाएगा। ट्रांसपोज आप पहले माइनस कर दोगे आप, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज लोगे। यहाँ पे ट्रांसपोज लोगे पहले दोनों वैल्यूज़ के, फिर दरम्यान में माइनस होगा यहाँ पे, फिर दोनों को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका पार्ट नंबर बेटा 3, लास्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल थोड़े से बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। उसमें पार्ट नंबर 3 में पूछा है कि प्रूव दैट, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, कि प्रूव करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 0 1 प्लस फिर आएगा 1 2 0 1 और ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अगले स्टेप में आप ये हम ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये लिखा मैंने, पहले ए लिखा प्लस फिर ए लिखा, फिर उसका आगे नेक्स्ट ट्रांसपोज। तो अब ये वैसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे हम, ये 1 0 2 1 आ जाएगा। अब ऐड हमने करना सीखा हुआ है, तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1, तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। अब नॉर्मली बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, जो कि बेटा इनकम्प्लीट है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। अब ज़रा सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा वही बन जाए तो तब हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अब उसने बोला है प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक, मतलब हमने ये नहीं प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं बना के देना, हमने ये उसको देना है कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो आंसर आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का, उसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लूँगा, दोबारा वही आनी चाहिए। तो देखें ज़रा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2, ये लें। अगले स्टेप में अप्लाई कर दो। तो जब आप अप्लाई करोगे ट्रांसपोज तो ये वही 2 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पता ये चला कि मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, मेरे पास दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भाई ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है। रीज़न कि हमने पहले तो ये फॉर्म बनाई, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही ए प्लस ए ट्रांसपोज बन गया, वही मैट्रिक्स दोबारा बनी। तो हम इसको अब कहेंगे कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 में बेटा उसने यही बोला कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आप बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर अगेन आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है ताकि वो भी सिमेट्रिक प्रूव करें आप। ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर 3 मैंने कर दिया और 5 सेम ऐसे ही है, सिर्फ ए की जगह बी आ जाएगा, बाकी ऑपरेशन वैसे अप्लाई होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर हमारे पास है 4। उसमें वो कहता है कि वेरीफाई करके दें मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू
सिमेट्रिक कि हमारे पास जो, अब वही काम हम दोबारा करेंगे। सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। वन टू ज़ीरो वन और ये ट्रांसपोज आ गया। अगले स्टेप में ये वैसे आ जाएगी और इस पर हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। और अगले स्टेप में इसको माइनस करें, वन माइनस वन, टू माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू, वन माइनस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो माइनस टू, टू एंड ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म बन गई है। अब आते हैं प्रूफ, उसने कहा वेरीफाई दैट दिस वैल्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक पे आए ज़रा कि स्क्यू सिमेट्रिक का हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जैसे सिमेट्रिक का था कि ए ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए बन जाए, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी। स्क्यू सिमेट्रिक की थी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है बेटा, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है कि ट्रांसपोज भी लेना है और माइनस भी कॉमन लेना है। तो सेम यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ज़ीरो टू माइनस टू एंड ज़ीरो। तो अब बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ज़ीरो माइनस टू, टू एंड ज़ीरो, ये वैसे ही आ जाएगा। और साथ ही क्योंकि सिमेट्रिक में सिर्फ एक काम करते थे कि उसका ट्रांसपोज लेते थे दोबारा ए बन जाता था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर दो काम करने पड़ते हैं। वो क्या है कि पहले ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद नेगेटिव बाई निकालेंगे तो जो पहली मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगी। तो माइनस जैसे ही मैं बाई निकालूंगा यहाँ से तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन बदल जाएंगे, ये ज़ीरो टू माइनस टू एंड ज़ीरो। तो बेटा तवज्जो करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये माइनस वैसे आएगा और ये जो मैट्रिक्स इस टाइम बनी हुई है, ये ज़रा तवज्जो करना, ये मैट्रिक्स यही नहीं बनी हुई ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू है माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। ये मैंने जो उसकी जनरल फॉर्म लिखी है। तो आप यूँ समझो कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये एज आ ए वर्क कर रही है, ये एज आ ए है। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे यहाँ तक सवाल करके छोड़ देते हैं तो ये इनकम्प्लीट होता है, ये वाला प्रोसीजर भी हमने करना होता है। सो अब हम कह सकते हैं सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसका पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, वो हम देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पे बी आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही अप्लाई हम करेंगे। सेम मेथड है कि इसमें हमने प्रूव करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, पहले हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक अप्लाई किया है, अब बी माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सबसे पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1120 एंड माइनस 1120, और ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं 1210 और उसके बाद नेगेटिव का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जैसे एडिशन का करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0। ठीक है बेटा, उसके बाद इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 एंड 0। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लिया, अब सॉरी अभी फॉर्म बनाई है, अब ट्रांसपोज लेते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 एंड 0। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांसपोज जब आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, अब ये मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज आ गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस जैसे मैं कॉमन लूँगा अंदर वाली एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। बी माइनस इसमें कहाँ पे हो गई गड़बड़, बी माइनस बी ट्रांस 101 माइनस 10। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 1 माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 0 माइनस 1 1 एंड 0 आ जाएगा। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज माइनस और ये हमारे पास दोबारा बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गई, तो आ जाएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज। वही मैट्रिक्स दोबारा अगेन ये वाली जो है बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो हमारे पास ये कि मैंने बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब कि अगर इसको आप बी की फॉर्म में लिखो तो कुछ यूँ आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो ये इसकी स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ पे अब हम लास्ट पे लिखेंगे सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 था एक्सरसाइज नंबर 1.3 के वाले से। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम नई वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।